चलिए आज जो है हम पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ जो है अपनी 3 अवस्थाओं में रह सकता है, ठोस, द्रव और गैस। अब हम इस तीनों अवस्थाओं को हम आपस में परिवर्तित कर सकते हैं और परिवर्तित करने में हम 2 चीज़ कह सकते हैं क्या कि 2 कारक इसमें उपयोग में लाया जाता है। एक तो ताप और दूसरा आपका दाब। अगर ताप में परिवर्तन करते हैं तो हम पदार्थ की अवस्था भी परिवर्तित हो सकती है और दाब में भी परिवर्तन करके हम क्या कर सकते हैं, अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे अगर कोई भी ठोस पदार्थ है, अगर उस ठोस पदार्थ को अगर हम गर्म करते हैं तो वह जो है आपका द्रव में बदल सकता है। फिर उस द्रव को अगर हम गर्म करें तो वह आपका जो है गैसीय अवस्था में बदल सकता है। तो हम कह सकते हैं क्या कि पदार्थ की अवस्था जो परिवर्तन जो है वह ताप और दाब पर निर्भर करता है। अगर कोई भी पदार्थ है उसकी अवस्था परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन तापमान और दाब परिवर्तन पर निर्भर करता है। अब देखिए दाब जो है का प्रयोग जो है मुख्य रूप से जो है हम गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने के लिए करते हैं। वहाँ पर दाब का प्रयोग, जैसे अगर हम मानते हैं कि कोई भी पदार्थ अगर ठोस अवस्था में है, ठोस अवस्था, अब इस ठोस अवस्था में है, अगर हम उसको गर्म करें तो यह आपका जो है गर्म कर रहे हैं तो यह आपका जो है द्रव अवस्था में परिवर्तित हो सकता है। फिर इसको जो है अगर हम गर्म करें तो यह जो है आपका गैस अवस्था में परिवर्तित हो सकता है, गैस अवस्था। अगर फिर हम चाहें कि इस गैस अवस्था में कोई पदार्थ है उसको जो है हम द्रव अवस्था में परिवर्तित करें तो उसके लिए या तो इसको हम क्या करें, ठंडा कर दें तो यह जो है आपका जो है द्रव अवस्था में बदल सकता है। फिर इस द्रव अवस्था को फिर अगर हम क्या करें, ठंडा करें तो यह आपका जो है ठोस अवस्था में परिवर्तित हो सकता है। यानी हम कह सकते हैं क्या कि यहाँ पर कि अवस्था में परिवर्तन करना है तो ताप में हम क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, जिससे यह आपका जो है पदार्थ जो है अपने अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अगर हम कह रहे हैं क्या दाब, बहुत सी ऐसी गैसें हैं कि केवल दाब बढ़ा दें तो वह जो है गैस अवस्था से क्या होगी, हो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। अगर हम साधारण जल लेते हैं, अगर हम जल लेते हैं, अगर इस साधारण जल को अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस तक क्या करते हैं, ठंडा करते हैं तो यह जो है जल जो है बर्फ़ में बदल जाता है, बर्फ़। और फिर इस जल को अगर हम इसको 0 डिग्री तक ठंडा कर रहे हैं तो यह आपका बदल रहा है किस में, हो बर्फ़ में। फिर इस जल को जो है अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस तक हम क्या करें, गर्म कर दें तो यह बदल जाता है किस में, हो वाष्प में। तो यह आपका जो है क्या हुआ, हो अवस्था परिवर्तन हुआ। अब देखिए अगर हम ठोस अवस्था से हम द्रव अवस्था में बदल रहे हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या, द्रवण या गलन। क्या कहते हैं, द्रवण या गलन। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं क्या कि ठोस अवस्था से किसी पदार्थ को अगर हम द्रव अवस्था में बदल रहे हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, गलन कहते हैं। फिर इस द्रव अवस्था से अगर हम गैस अवस्था में बदल रहे हैं तो इस परिवर्तन को, इस प्रक्रिया को हम कहेंगे क्या, हो वाष्पन। क्या कहेंगे, वाष्पन कहेंगे। फिर आगे चलते हैं, अगर इस गैस अवस्था से अगर इस किसी पदार्थ को हम द्रव अवस्था में बदलते हैं तो इस क्रिया को हम कह सकते हैं क्या, संघनन। क्या कह सकते हैं, संघनन
कह सकते हैं, यानी संघनन कहें, या इसी को हम कह सकते हैं क्या हो, द्रवीकरण। यानी गैस अवस्था से अगर हम ठोस अवस्था में किसी पदार्थ को परिवर्तित कर रहे हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, संघनन, या इसको कहेंगे क्या हो, द्रवीकरण। फिर अगर हम द्रव अवस्था से अगर ठोस अवस्था में हम अगर परिवर्तित कर रहे हैं किसी पदार्थ को तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे जमना, या इसको इस प्रक्रिया को हम कहेंगे क्या हो, जमना, यानी बर्फ़ में बदलना या ठोस अवस्था में बदलना। अब एक बात आती है कि अगर हम कोई भी पदार्थ को अगर हम गर्म करते हैं, ठीक है, अगर ठोस अवस्था से अगर हम उसको जो है क्या कर रहे हैं, अगर द्रव अवस्था में बदल रहे हैं, तो जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उस ताप को उस पदार्थ का हम क्या कहते हैं, क्वथनांक। उस पदार्थ का हम क्या कहेंगे हो, उस ताप को उस पदार्थ का हम गलनांक कहेंगे। यानी जैसे अगर हम बर्फ़ है, बर्फ़ को अगर हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर हम कहेंगे क्या, अगर गर्म करते हैं तो जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पर यह बर्फ़ जो है क्या होता है, पानी में बदलना शुरू हो जाता है। पानी में बदलना, यानी सीधे कहें क्या हो, जल में बदलना शुरू हो जाता है। यानी हम बर्फ़ को हम जैसे कि अभी कहे क्या, जल को अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करें तो वह क्या होगा, वो ठोस अवस्था बर्फ़ में बदलेगा, और बर्फ़ जो है वह 0 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या होता है, पानी में बदलता है या जल में बदलता है। अब यहाँ देखते हैं एक प्रक्रिया है जिसमें जैसे अगर हम एक बर्तन में, बीकर में हम क्या कर लिए, बर्फ़ ले लिए, इसको जो है हम क्या कर रहे हैं कि गर्म कर रहे हैं। अब यह बर्फ़ अवस्था में है, इसका टेम्परेचर क्या होगा, हो 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस जैसे ही यह आएगा यह आपका जो है जल में बदलना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। अब यह जल में बदलना शुरू हो गया तो हम कहेंगे क्या, यह 0 डिग्री सेल्सियस जो है इस जल का क्या है, बर्फ़ का क्या है, गलनांक है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि इसको गर्म हम करना जारी रख रहे हैं। गर्म करना हम क्या कर रहे हैं, जारी रख रहे हैं। तो इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर जल में बदलना शुरू हो गया। उसके बाद भी हम क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं। लेकिन गर्म करने के बाद से हम देख रहे हैं क्या कि इस बर्फ़ के टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका टेम्परेचर जो है 0 डिग्री का 0 डिग्री सेल्सियस ही रह रहा है, और यह तब तक यह 0 डिग्री सेल्सियस रहता है जब तक जितना बर्फ़ लिए हैं सब वह जल में न बदल जाए। बर्फ़ जो है जल में जब तक परिवर्तित नहीं होगा तब तक इसका जो है टेम्परेचर क्या होगा, हो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। अगर हम गर्म करना जारी रख रहे हैं तो यह बर्फ़ जो है, टोटल बर्फ़ जो है, अगर यह जल में बदल गया, टोटल बर्फ़ क्या हो गया, हो जल में बदल गया, तब भी हम इसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। गर्म करना जारी रख रहे हैं। तो इसका टेम्परेचर जैसे ही ये टोटल बर्फ़ जो है जल में बदल जाएगा, तब गर्म करना अगर जारी रखते हैं तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, हो 0 डिग्री से क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा और बढ़ते जाएगा। जैसे ही इसका टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो यह जल जो है वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा। यह जल क्या होगा, वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ही इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हुआ, उसके बाद भी अगर हम गर्म करना जारी रख रहे हैं तब भी इसका टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस रहता है, जब तक कि यह पूरा जल जो है वाष्प में न बदल जाए। पूरा जल जो है जब तक यह वाष्प में न बदल जाए तब तक इसका टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब हम आपसे यहाँ एक प्रश्न उठ रहा है कि यहाँ पर बर्फ़ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो यह जल में बदल रहा है, इसको हम गर्म कर रहे हैं। गर्म करने के बाद भी देख रहे हैं क्या कि इसका टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस नहीं रह रहा है। कब तक, जब तक यह पूरा बर्फ़ जो है जल में बदल ना जाए। जब जल में बदल जाता है तब इसका टेम्परेचर जो है बढ़ना शुरू होता है। अब यह प्रश्न उठता है क्या कि जो हम यहाँ पर ऊष्मा दे रहे हैं वह ऊष्मा
आपका देने के बावजूद भी इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रह रहा है। आखिर ऐसा क्यों? फिर आगे देखते हैं कि यहाँ जल है, अब इसको जो है जल में बदल गया, उसके बाद भी इसको हम गर्म करना जारी रख रहे हैं, तब भी जब जारी रख रहे हैं तो इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और बढ़ते बढ़ते जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस आ गया, तो 100 डिग्री सेल्सियस जैसे ही जल का टेम्परेचर आएगा, तापमान आएगा, यह जल जो है वाष्प में बदलना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। और जैसे ही वाष्प में बदलना शुरू हुआ, उसके बाद भी हम इसको क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं, तब इसका टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस ही रह रहा है। कब तक? जब तक कि पूरा जल जो है वाष्प में न बदल जाए। तो यह जो है अलग से जो टेम्परेचर दे रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस के बाद, यह टेम्परेचर, यह तापमान, यह ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ पर खपत होती है? अब एक आपका प्रश्न है, तो चलिए हम बता रहे हैं कि जब हम ऊष्मीय ऊर्जा बर्फ़ को देते हैं, जैसे ही यह 0 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर होता है, तो यह जल में बदलना शुरू हो जाता है। उसके बाद भी हम गर्म करना जारी रखते हैं। तो यह जो गर्म करते हैं, जो ऊष्मीय ऊर्जा फिर हम 0 डिग्री सेल्सियस के बाद देते हैं। कब तक? जब तक यह पूरा बर्फ़ जल में न बदल जाए। तो जो ऊष्मीय ऊर्जा हम दे रहे हैं, यह ऊष्मीय ऊर्जा जो है पदार्थ के कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को तोड़ने में व्यय हो जाता है। और क्या होता है कि जो ऊष्मा देते हैं, वह ऊष्मा जो है वह क्या करते, बर्फ़ जो है अवशोषित कर लेती है। और जब तक सारा बर्फ़ जो है जल में न बदल जाए, तब तक वह क्या करती है? अवशोषित करती रहती है। जब सारा बर्फ़ जो है जब जल में बदल जाता है, तब फिर इसके ताप में क्या होता है? वृद्धि होती है। और जैसे ही यह ताप में वृद्धि बढ़ते बढ़ते जल का जो है 100 डिग्री पहुंच जाता है, फिर जो है इसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उस समय क्या होता है कि जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं, तो जल के कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल कमज़ोर होता है। और कमज़ोर होने का कारण है, जैसे ही हम इसको ताप देते हैं, इसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और गतिज ऊर्जा बढ़ते बढ़ते एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जल के कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल समाप्त हो जाता है, और यह वाष्प में क्या हो जाती है? बदल जाती है। अब यहाँ पर जो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद जो ऊष्मा हम देते हैं, वह ऊष्मा जो है क्या होती है कि यहाँ पर अवशोषित होती है, जिसको हम कहते हैं क्या हो? गुप्त ऊष्मा, यानी गुप्त ऊष्मा। अब यहाँ पर ताप बढ़ाने के बाद से जैसे बर्फ़ का टेम्परेचर जैसे 0 डिग्री सेल्सियस आता है या जल में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है, उसके बाद से ताप देने के बाद से इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो वह जो हम ताप देते हैं, जो ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं, यह क्या कहलाती है? इस बर्फ़ में अवशोषित हो जाती है, और वह कहलाती है छुपी ऊष्मा, जिसको हम कहते हैं क्या हो? गुप्त ऊष्मा। यहाँ भी आपका जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर यह क्या हो रहा है? वाष्प में बदल रहा है जल। यहाँ पर भी हम ताप दे रहे हैं, तो वह ताप में वृद्धि नहीं हो रही है। ऊष्मा दे रहे हैं, ऊष्मा में देने से ताप में वृद्धि नहीं हो रही है। तो यहाँ भी क्या होती है? जो ऊष्मा देते हैं, वह उस ऊष्मा को हम कहते हैं क्या हो? जो ऊष्मा नहीं बढ़ रही है, वह गुप्त ऊष्मा कहलाती है। यानी अगर हम कहें क्या, यहाँ एक प्रश्न उठता है कि गुप्त ऊष्मा क्या है? यानी कोई भी आपका जो है पदार्थ है, उस पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में जो ऊष्मा की आपूर्ति होती है, उसको हम कहते हैं क्या हो? गुप्त ऊष्मा। यानी हम परिभाषा कहें तो कह सकते हैं क्या? वह ऊष्मीय ऊर्जा जिसकी आपूर्ति से किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, उसको हम कहते हैं क्या हो? गुप्त ऊष्मा। यानी यहाँ गुप्त ऊष्मा अगर हम कह रहे हैं, तो यहाँ जल से वाष्प में बदल रहा है, और यहाँ जल से वाष्प में बदलने के लिए इसके गुप्त ऊष्मा के बराबर अगर ऊष्मा मिल जाती है, तो वह क्या होता है? जल जो है वाष्प में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर गुप्त ऊष्मा दो तरह से हम पढ़ेंगे। एक आपका जो है गलन की गुप्त ऊष्मा। ये क्या है? गलन की गुप्त ऊष्मा, यानी ठोस पदार्थ जो है अगर द्रव में परिवर्तित होता है, तो वहाँ जो ऊष्मा अवशोषित होती है, उसको हम कहेंगे क्या हो? गलन की गुप्त ऊष्मा।
अगर हम यहाँ पर परिभाषा अगर हम देखते हैं, अगर अगर हम 1 kg, अगर हम क्या करें, 1 kg कोई ठोस पदार्थ लें, 1 kg कोई ठोस पदार्थ लें और 1 वायुमंडल दाब पर, 1 ATM या कहें क्या, 1 वायुमंडलीय दाब पर अगर हम इसके गलनांक पर, यानी 1 kg हम ठोस पदार्थ लें और यहाँ पर दाब हम क्या रखें हो 1 ATM, और इसके गलनांक, जो भी गलनांक टेम्परेचर हो उस पर अगर हम जो ऊर्जा सप्लाई करते हैं वह ऊर्जा कहलाती है क्या, कि यानी जो ऊर्जा हम देते हैं जिससे यह ठोस क्या हो जाए, द्रव में परिवर्तित हो जाए, उस ऊष्मा को, उस ऊर्जा को हम कहेंगे क्या हो, गलन की गुप्त ऊष्मा। यानी अगर हम परिभाषा कहें तो कह सकते हैं क्या कि 1 वायुमंडलीय दाब पर किसी ठोस पदार्थ के 1 kg को उसके गलनांक पर द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस पदार्थ की द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी परिभाषा आपका फिर एक बार सुन लीजिए कि 1 वायुमंडलीय दाब पर किसी ठोस पदार्थ के 1 kg को उसके गलनांक पर द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस ठोस पदार्थ के द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यह आपका, जैसे अगर हम कहते हैं क्या कि अगर बर्फ़ की गलन की गुप्त ऊष्मा अगर हम कहें तो वह होता है 3.34 × 10⁵ जूल प्रति kg। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम बर्फ़ अगर 1 kg लेते हैं, बर्फ़ का क्या कर रहे हैं, अगर 1 kg ले रहे हैं और इसका दाब जो है 1 वायुमंडल रख रहे हैं, वायुमंडल, अब इसके गलनांक, यानी इसका गलनांक क्या है 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसका गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस पर इस 1 kg बर्फ़ को अगर हम द्रव अवस्था में बदलते हैं तो हम इतना जूल ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसी को हम कहेंगे क्या, अगर इतना जूल ऊर्जा 1 kg बर्फ़ को 1 ATM दाब पर अगर हम दे देते हैं तो यह बर्फ़ जो है आपका क्या होगा, हो द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। इसको हम कहते हैं क्या हो, बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा जो कहें तो यह आपका इतना हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस अगर लेते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस अगर हम ले रहे हैं तो यह 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका जो है बर्फ़ और जल दोनों रहते हैं। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका बर्फ़ और जल, यानी हम कह सकते हैं क्या कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम कहें तो 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका जो है बर्फ़ जो है जल में बदलना शुरू होता है, फिर 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है आपका क्या होता है, बर्फ़ में परिवर्तित होता है। यानी अगर हम अब कह सकते हैं क्या कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ जो है जल अवस्था में रह सकता है और जल जो है बर्फ़ अवस्था में। यानी ऐसा सीधे कहें कि अगर यहाँ पर बर्फ़ और जल दोनों का टेम्परेचर जो है अगर 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों का टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। अगर इसको हम कहें, पूछें क्या कि बर्फ़ और जल दोनों का अगर हम स्पर्श करते हैं, ठीक है, तो किसका टेम्परेचर अधिक महसूस होगा, यानी किस में अधिक ऊष्मा होगी। तो हम सीधे कह सकते हैं क्या कि इस स्थिति में जल की इसी ताप पर ऊष्मा क्या होगी, अधिक होगी। यानी दोनों का टेम्परेचर, बर्फ़ और जल दोनों का टेम्परेचर हम 0 डिग्री सेल्सियस लिए हैं और अब पूछ रहे हैं क्या कि किस में आपका ऊष्मीय ऊर्जा अधिक होगी। तो हम कहेंगे कि ऊष्मीय ऊर्जा अधिक किस में होगी, हो जल में। अगर पूछे इसका कारण क्या है तो हम कह सकते हैं क्या हो, गुप्त ऊष्मा के कारण। तो यह हुआ आपका जो है गलन की गुप्त ऊष्मा या द्रवण की गुप्त ऊष्मा। फिर आगे चलते हैं। आगे एक शब्द है आपका द्रव का क्वथनांक।
द्रव का क्वथनांक, अभी हम गलनांक पढ़े। द्रव का क्वथनांक यानी द्रव जो है जिस ताप पर अगर वाष्प में बदलना शुरू कर दे उस ताप को, उस द्रव का हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। जैसे जल है, जल आपका जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में बदलता है, या सीधे कहें वाष्प में बदलना शुरू कर देता है, तो हम कहेंगे क्या कि जल का क्वथनांक आपका क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। अब यहाँ पर फिर अवस्था परिवर्तन। अब यहाँ पर जल से अगर हम वाष्प में बदल रहे हैं, जल को हम वाष्प में बदल रहे हैं, तो जो ऊर्जा की आपूर्ति हम करेंगे इस अवस्था परिवर्तन में, उसको हम कहेंगे क्या हो, गुप्त ऊष्मा। अब यहाँ पर हम अगर हम द्रव को अगर हम वाष्प में बदल रहे हैं, वहाँ पर अगर गुप्त ऊष्मा का हम कहें तो वहाँ पर कहलाएगी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अब यहाँ पर हम वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के बारे में अगर हम पढ़ें तो कहें क्या, फिर वही कंडीशन लें जैसे हम द्रवण की गुप्त ऊष्मा ली पढ़े हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम एक वायुमंडल दाब रखें, वायुमंडल दाब, एक वायुमंडल दाब पर अगर हम कोई पदार्थ जो द्रव अवस्था में उसका हम 1 kg लें और उसके क्वथनांक पर, जैसे अगर हम जल ही ले लेते हैं, अगर हम एक वायुमंडल दाब पर अगर 1 kg जल ले रहे हैं, अब इसके क्वथनांक यानी क्वथनांक इसका क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है। अब इस 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, इसको जल से वाष्प में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊर्जा ऊष्मा की आवश्यकता होती है उस ऊष्मा को हम कहेंगे क्या हो, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। यानी कंडीशन क्या हुआ, एक वायुमंडलीय दाब पर 1 kg किसी पदार्थ की द्रव अवस्था को उसके क्वथनांक पर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होने के लिए जितनी ऊष्मा की आपूर्ति करते हैं वह कहलाती है क्या हो, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अगर हम यहाँ पर जल ले रहे हैं, जल, अगर यहाँ आप कहेंगे क्या, जल 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 के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा यानी जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा जो होती है 22.59 × 10⁵ जूल प्रति केजी। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम एक वायुमंडलीय दाब पर 1 atm दाब पर अगर हम 1 kg जल लेते हैं और उसके क्वथनांक यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम इसको वाष्प में बदल रहे हैं, वाष्प, इसको जो है जल को वाष्प में बदल रहे हैं, तो हमको जो है 22.59 × 10⁵ जूल ऊष्मा की आवश्यकता होगी। यानी इतना जूल ऊष्मा अगर हम 1 kg जल को अगर हम दे दें उसके क्वथनांक पर, तो यह जो है जल जो है वाष्प में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे क्या हो, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। यानी अगर हम यहाँ वाष्पन की गुप्त ऊष्मा की परिभाषा कहें तब कह सकते हैं क्या, एक वायुमंडलीय दाब पर किसी द्रव के 1 kg को उसके क्वथनांक पर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उस ऊष्मा को कहेंगे क्या, उस द्रव के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अब यहाँ प्रश्न एक उठता है क्या कि अगर हम उबलता हुआ जल ले लें, उबलता हुआ जल, अगर उबलता हुआ जल है तो इसका टेम्परेचर कितना होगा हो, 100 डिग्री। अगर इसका अगर हम वाष्प ले लें, जल वाष्प, उसका भी टेम्परेचर अगर हम कहेंगे तो क्या होगा हो, 100 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर हम यहाँ पर पूछें
कि चाहे ऐसे कहें कि उबलते हुए जल में अगर हम हाथ डाल दें और जल वाष्प में अगर हाथ डाल दें तो आप देखते हैं क्या कि जल वाष्प से आपका अधिक जलन उत्पन्न होता है उबलते हुए जल की तुलना में। अगर पूछे ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए कि यहाँ पर जल वाष्प की ऊष्मा जो है, जल वाष्प की ऊष्मा अधिक होती है। क्यों अधिक होती है? गुप्त ऊष्मा के कारण, गुप्त ऊष्मा के कारण। यानी अगर सीधे हम कहें क्या, अगर कोई पूछे कि उबलते हुए जल की तुलना में जल वाष्प से अगर हाथ जलता है तो जल वाष्प से अधिक जलन महसूस होता है, ऐसा क्यों? तो कहेंगे क्या कि जल वाष्प में गुप्त ऊष्मा छिपी रहती है और गुप्त ऊष्मा के होने के कारण इससे जलन क्या होता है, अधिक महसूस होता है। तो यह आपका जो है गुप्त ऊष्मा का कारण है। अब यहाँ पर अगर कोई भी ठोस अवस्था से, किसी भी पदार्थ की ठोस अवस्था से अगर द्रव अवस्था में परिवर्तन करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, अगर कोई भी अगर पदार्थ ठोस अवस्था में है, उस ठोस अवस्था से अगर हम द्रव अवस्था में बदल रहे हैं, बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उतनी ही ऊष्मा फिर द्रव से ठोस अवस्था में बदलने के लिए क्या होती है, निकलती है। अगर मानते हैं जैसे अगर हम ठोस पदार्थ है, चाहे सीधे हम कहें क्या, बर्फ़ ले लें, बर्फ़ ले लेते हैं, इसको जल में बदलना है, ठीक है। अब जल में बदलने के लिए अभी आपको बताया क्या कि कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, 3.34 जूल, 3.34 × 10⁵ जूल प्रति केजी, इतनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। फिर अगर हम इस जल को अगर क्या करें, बर्फ़ में बदलें, तो इतना बर्फ़ से जल में बदलने के लिए इतना ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जल से अगर हम बर्फ़ में बदलें तो 1 केजी अगर, तो यहाँ पर कहेंगे 3.34 × 10⁵ जूल प्रति केजी ऊष्मा क्या होगी, निकलेगी। यहाँ निकलती है। यानी अगर हम बर्फ़ से जल में अगर 1 केजी बर्फ़ लेते हैं, उसको जल में बदलना है, तो इतना आपका जो है 3.34 × 10⁵ केजी प्रति जूल आपका जो है, जूल प्रति केजी आपका क्या होगी, हो ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। और उतना ही जल को अगर हम क्या करें, बर्फ़ में बदलें, तो 3.34 × 10⁵ जूल प्रति केजी ऊष्मा क्या होगी, हो निकलेगी। ठीक ऐसे ही हाल अगर हम कहें क्या, जल से अगर हम वाष्प में बदल रहे हैं, वाष्प में, तो यहाँ पर आपका क्या है 22.59 × 10⁵ जूल प्रति केजी ऊष्मा क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर जल से अगर वाष्प में बदल रहे हैं तो इतना जूल ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है प्रति केजी। फिर इसको अगर हम जल में बदलें वाष्प से, तो इतना जूल ऊष्मा आपका क्या होगी, प्रति केजी निकलती है, यहाँ बाहर निकल जाएगी, वायुमंडल में चली जाएगी। यह आपका जो है अवस्था परिवर्तन का है। फिर अगर हम कहते हैं क्या हो, हिमांक एक शब्द आता है। हिमांक का मतलब यह हुआ कि द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में, यानी बदलने की प्रक्रिया आपका जो है जमना कहलाती है। और हिमांक का मतलब यह हुआ जिस ताप पर कहें क्या कि कोई द्रव पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलना शुरू कर देता है, उस ताप को उस द्रव पदार्थ की क्या कहलाती है, हिमांक कहलाती है। फिर आपका एक शब्द है संघनन। संघनन का मतलब यह हुआ कि अगर कोई, जैसे कहें, वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ की गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है, यानी कहें क्या,
अगर वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ गैस की अवस्था से अगर द्रव की अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसको हम संघनन या द्रवीकरण कहते हैं। यह आपका जो है चैप्टर आज ख़त्म हो गया। इसमें जो है इस चैप्टर में मैंने 3 पार्ट आपको बताया है, तीसरा पार्ट है। इसके बाद से जो है हम दूसरा चैप्टर जो है अगले वीडियो में आपको जो है बताएंगे। धन्यवाद।